हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एईडीओ के सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 5 के 50 क्वेश्चन तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण गोयल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सांसद रहे हैं। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और 1977 के चुनाव को छोड़कर 1960 से 2001 तक रिकॉर्ड 11 बार सीट जीत चुके थे। फिर क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमे तथा कार्यवाही से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद तथा कार्यवाही से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक संघ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यह भारत को एक संघ बनाता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 395। भारतीय संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य भारत के गोवा राज्य में मांडवी नदी के किनारे चोराव द्वीप पर स्थित है और इसका नाम एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन अब्दुल के नाम पर रखा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अम्ल वर्षा के घटक HNO3 और H2SO4 ये दोनों ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के डैश जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मयूरभंज। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है और यह वर्ष 2009 से यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भी शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने ऊपर ही देखा था कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है और यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। IUCN दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके द्वारा पौधे और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा
के रूप में नष्ट हो जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 51.50%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार का है और बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। वहीं बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा जिले का है, जहां की महिला साक्षरता दर 41.68% है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भील। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील की है। इनकी कुल संख्या 1,70,71,049 है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आल्प्स। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है और इसका विस्तार स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में है और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लॉक है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार खनिज तेल यानी कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, उसके बाद सऊदी अरब में, फिर रूस में और चौथे नंबर पे कनाडा में किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैलिफोर्निया प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका के रस्ट बाउल क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पूर्व भाग को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स, पिट्सबर्ग और बर्किंघम आदि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है और यह क्षेत्र अमेरिकी उद्योग की धुरी और विनिर्माण उद्योग का केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इन क्षेत्रों का महत्व अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए इन क्षेत्रों को अब रस्ट बाउल की संज्ञा दी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वेनेजुएला में। वर्तमान में तेल के कोष सबसे ज्यादा वेनेजुएला में है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 43 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 42 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन ए के सबसे ज्यादा पास है। इस वजह से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रिसड़ा में। भारत में पहला जूट उद्योग कोलकाता के निकट रिसड़ा में सन 1855 में लगाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक सागवान के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागवान एक व्यापारिक लकड़ी का पेड़ है और यह भारत के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 75, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये वन भारत के पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु तट, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। फिर क्वेश्चन नंबर 77, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेदर। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ। भौगोलिक दृष्टि से गुजरात का कच्छ जिला देश का सबसे बड़ा जिला है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन होता है और नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा में मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राजा राम मोहन रॉय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मा समाज। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था और 1929 ईस्वी में सती प्रथा को बंद करने का कानून बनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाबा साहब अम्बेडकर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 84, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे और इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश और अमेरिकी सभ्यता से की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 85, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1858 में। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और 1858 ईस्वी के महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1857 की क्रांति को। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 88, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शाहजी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था और शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। फिर क्वेश्चन नंबर 89,
निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था और इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी और छत्रपति इन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। फिर क्वेश्चन नंबर 90, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री डैश के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमंत। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रियों की व्यवस्था थी और इसमें जो विदेश मंत्री होता था उसको सुमंत या दबीज कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, खम्स। खम्स लूट का धन होता था और ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रहला। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था और पहले उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया और बाद में चीन में राजदूत बनाकर भेजा गया था और उसने रहला नामक पुस्तक की भी रचना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित किया गया था, वो भी सन 1327 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह राज्य में स्थित 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से एक है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 18। महापुराणों की कुल संख्या 18 है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। फिर क्वेश्चन नंबर 97, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटकों का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया जिन्हें त्रिपिटक कहा गया और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। फिर क्वेश्चन नंबर 99, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 100, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर ने अपना शरीर का त्याग कर दिया था, यानी पावापुरी महावीर का मोक्ष स्थान है। इस तरह ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप बीपीएससी एईडीओ के और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।